नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान सुमित सर, अखिलेश सर, बाबा, विचित सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा फिर से महाराष्ट्र पे, क्योंकि आज एक बयान आया फडणवीस साहब का। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। इसके क्या मायने निकाले जाएँ? क्या जो मौजूदा गठबंधन है उसमें भी कोई टूट-फूट हो सकती है, जो चुनाव नतीजे आएँगे 23 तारीख को? या जो अभी गठबंधन है वही अगली बार रिपीट करेगा, चाहे एमवीए हो, चाहे एनडीए हो, जिसको महायुति कहते हैं? विचित सर, आपसे शुरुआत करते हैं। अभी तक तो नारेबाजी की बात चल रही थी, उसके बाद लगातार 2-3 बयान आए। पहले अजीत पवार का भी बयान आया कि भाई सब लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, कोई विचारधारा किसी की नहीं है। उसके बाद फडणवीस साहब ने बोल दिया कि भाई चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इसका मतलब कि कोई भी गठबंधन, कोई पार्टी कॉन्फिडेंस में नहीं है। वो सब मौका देख रहे हैं कि जहाँ सरकार बनेगी हम उसके साथ चले जाएंगे। बिल्कुल, ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र उन राज्यों में से है जो सबसे पहले से इस तरह के उठापटक करता रहा है। और अगर ताज़ा मामले में देखें तो आज जो कुछ ध्वनि सुनाई पड़ रही है कि चुनाव के बाद क्या होगा, ये 2019 में ठीक 5 साल पहले चुनाव के बाद हो चुका था। चुनाव में तब गठबंधन दो थे, दो गठबंधन थे, लेकिन दोनों तरफ दो दो दल थे। आज भी गठबंधन दो ही हैं, दलों की संख्या बढ़ गई है, दोनों तरफ तीन तीन हो गए। लेकिन तब दोनों गठबंधन में एक गठबंधन जो जिसे आज महायुति कहा जाता है, उसमें बीजेपी और शिवसेना थी। लेकिन शिवसेना छिटक गई मुख्यमंत्री के सवाल पर। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था। तब बीजेपी ने शरद पवार के साथ की पार्टी, उनके अजीत अजीत पवार को जोड़ना चाहता, वो बात नहीं बन पाई, ये दूसरी बात है। लेकिन तभी यह साबित हो गया था कि चुनाव से पहले क्या होगा, चुनाव के बाद क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, राज्य के मुख्यमंत्री थे उस समय, वो कहते थे अजीत पवार के लिए कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, लेकिन उनके लिए सत्ता का दरवाज़ा खुल रहा था। अब और दूसरी तरफ जो हिंदुत्व की लाइन पर एक दूसरे के सहयोगी थे, उद्धव ठाकरे, शिवसेना और बीजेपी, वो उद्धव ठाकरे अचानक सेक्युलर खेमे में आ गए और कांग्रेस जैसी पार्टी जो शिवसेना की राजनीति के बिल्कुल पलट थी, वो उसके साथ हो गई। तो इस बार अगर ऐसा हो तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य इस बात पर होना चाहिए अगर ये हो कि नहीं, सारे वैचारिक रूप से एक सोच वाले दल एक साथ हों। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र इस देश के सबसे अमीर राज्यों में से है। वो औद्योगिक रूप से अमीर है, संपन्न है। वहाँ पर मुंबई है जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ बॉलीवुड है। वो हर तरह से एक बड़ा राज्य भी है जो लोकसभा के लिए 48 सीटें भेजता है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा। तो उसकी अपनी अहमियत है। तो इसलिए वहाँ पर सबसे बड़ी विचारधारा किसी तरह सत्ता में बने रहना है। तो सत्ता में बने रहना है, यदि इस विचारधारा को आपने सूत्र वाक्य के रूप में स्वीकार कर लिया, उसके बाद यह सोचने का कोई मतलब नहीं है कि कौन आपके सत्ता की पालकी को ढोता है। और इस बात को आप इनके देवेंद्र फडणवीस के इस बयान से समझ सकते हैं, दो बयान को। पहला, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री सरकार बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं पाएगी, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी और सहयोगियों के दम पर सरकार बनाएगी। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा अभी हमारे गठबंधन में ये साफ नहीं है, लेकिन ये हम चुनाव के बाद तय करेंगे। ये नहीं, मतलब शिंदे मुख्यमंत्री थे, हैं, लेकिन कल हैं कि नहीं ये कोई नहीं जानता। तो ये आप एक चीज़ और इसमें देखिए कि दोनों तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी 6 दलों में है। अजीत पवार भले सबसे कमज़ोर पार्टी आज की तारीख में दिख रहे हो, नहीं मालूम विधानसभा चुनाव के बाद उनकी क्या स्थिति होगी, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी यही टीस है कि हम 5 बार के उप मुख्यमंत्री हैं। हम उप शब्द है वो हट ही नहीं रहा है। अजीत, मैंने शरद पवार बोला, अजीत पवार, हाँ, कि उप शब्द हट ही नहीं रहा है। उधर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, उद्धव ठाकरे बन ही चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस रह ही चुके हैं, और कांग्रेस में नाना पटोले को हो सकता है कि लगे कि भाई या कोई भी, उधर पृथ्वीराज चौहान हैं ही, और शरद पवार अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं। तो मेरे कहने का है कि सबकी नज़र उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, और उस कुर्सी पर
और जो जिसको ये लगता है कि हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तो मलाईदार पदों पर है। तो इसीलिए हर कोई चुनाव के बाद इस पर जोर देगा कि कैसे हम मिल लें और बिना इसके कि किसके साथ चुनाव लड़े नहीं लड़े वो साथ है। लेकिन इस बार थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि चुनाव के नतीजे 23 तारीख को आएंगे और 26 तारीख से पहले आपको सब कर लेना है। तो जो नेता हैं उनकी दौड़ धूप थोड़ा बढ़ेगी, थोड़ी जल्दी में इत्मीनान से नहीं काम करना पड़ेगा कि अच्छा कल बात कर लेंगे। अभी जो काम आप कल करने वाले थे वो आज ही कर लेना है, तो इस भाव से करना होगा। तो ये होना ही है कि चुनाव के बाद हो सकता है अगर स्पष्ट तौर पे बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तीनों को छोड़ दीजिए, बीजेपी और एकनाथ शिंदे जैसा कि अभी भी है उनको बहुमत मिल जाए फिर कोई बात नहीं होगी, या इस तरफ एनडीए को बहुमत मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तब तो लोग चुनाव पूर्व गठबंधन में रहेंगे। लेकिन कहीं कांटा फंसा उस स्थिति में लोग बदलने को आप हमेशा हर कोई तैयार रहेगा। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ये दो दल हैं जो एक साथ नहीं जाएं क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमेगी। अखिलेश सर, विचित सर ने जो बात कही, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर परिवर्तन की बात आती है या पाला बदलने की बात आती है तो माना जा रहा है कि अजीत पवार गुट जो कर सकता है और उधर से माना जा रहा है उद्धव, क्या शिंदे साहब नहीं कर सकते हैं? बीजेपी कांग्रेस के साथ आ सकते हैं? या जैसा एक सवाल इन्होंने भी कहा कि मान लीजिए दो पार्टियों को गठबंधन मिल जाता और तीसरे की ज़रूरत नहीं हुई, तो उस सिनेरियो में क्या मुख्यमंत्री पद कौन बनेगा? सेम वही रिपीट होगा दोनों तरफ से, उद्धव बनेंगे या उधर शिंदे बनेंगे, या बीजेपी कहेगी कि भाई मैं और अजीत पवार मिलकर बना लेंगे तो अजीत पवार फिर से उप मुख्यमंत्री बन जाए? आपको क्या सिनेरियो नज़र आता है? देखिए, बहुत सारे सवाल हैं अश्विनी, और ये बड़ा दिलचस्प है कि चुनाव में भी पहला वोट डाला भी नहीं है और बात ये हो रही है कि चुनाव के परिणाम आने के बाद क्या होगा। तो ये मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन किसके साथ जा सकता नहीं जा सकता, ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे लगातार चर्चा चल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि देखिए, दोनों बड़े गठबंधन हैं और चुनाव पूर्व गठबंधन है, तो राज्यपाल के सामने ये दुविधा तो नहीं होगी कि बाद में किसको बुलाया जाए, क्योंकि जो भी गठबंधन 3 पार्टियां लेकर के आएंगी उसमें सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात आ सकती है, लेकिन वो तब आएगी जब गठबंधन टूटते हैं। लेकिन अगर गठबंधन को बहुमत मिलता है तो राज्यपाल के सामने बिल्कुल कोई विकल्प होगा नहीं इसके अलावा कि गठबंधन, चूँकि सारे दोनों ही चुनाव पूर्व गठबंधन है, सीटों का तालमेल हुआ है, कुछ सीटों को छोड़ दे जहाँ पर फ्रेंडली फाइट, सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट की बात है, बाकी सब दूर तो सबके अपने अपने यहाँ पर उम्मीदवार खड़े हुए हैं। तो ये तो पहली बात हुई। तो इसलिए ये कहना कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो लग जाएगा, उसमें क्या है? राष्ट्रपति शासन लगना और हटना उसमें क्या कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अगर मान लीजिए किसी को नहीं मिल रहा है गठबंधन को बहुमत, तो क्या होगा? सरकार तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था तो करनी होगी ना। तो वो तो एक होता ही है, 2019 में हो चुका है। अच्छा, जो देवेंद्र फडणवीस की आपने बात की है, तो फडणवीस तो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं महाराष्ट्र की राजनीति के। तो उन्होंने जब ये कह दिया, जब उनसे पूछा गया पॉइंटेड सवाल कि क्या आप उद्धव ठाकरे के साथ दोबारा जा सकते हैं, तो उनका जवाब शुरुआत यहाँ से हुई कि 2019 के बाद तो लगता है कि कुछ भी हो सकता है। 2019 में जो हुआ कि जब शिवसेना कांग्रेस के साथ जा सकती है, शरद पवार के साथ जा सकती है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। और जो ये बात सामने आ रही है कि जो मीटिंग हुई थी 2019 में, जब ये इनके बीच में गतिरोध बन चुका था शिवसेना और बीजेपी के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर के, और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था, तो जो मीटिंग हुई शरद पवार शामिल थे और खुद शरद पवार ने इस बात को कहा है कि हाँ मैं था। तो जो बातचीत हुई उसमें पवार भी थे शामिल, और उसी वक्त हमने लगातार इसको रिपोर्ट किया था, क्योंकि जब अजीत पवार ने सुबह सुबह शपथ ली थी उप मुख्यमंत्री पद की, तो विशेषज्ञों ने यही कहा था कि ये संभव ही नहीं है कि बिना शरद पवार की सहमति के अजीत पवार शपथ ले लें। और अब तो उस बात की पुष्टि हो रही है, खुद शरद पवार कह रहे कि हाँ मीटिंग हुई थी। उसी दौरान मुझे याद है कि संसद भवन में संसद सत्र भी चल रहा था, शरद पवार पीएम नरेंद्र मोदी से मिले थे, 1-to-1 मीटिंग हुई थी, और कहा गया था कि जी वहाँ के जो फार्मर्स हैं मराठवाड़ा और विदर्भ के, उनकी समस्याओं को लेकर के गए थे, उनके बारे में बातचीत हुई है। तो वो भी किसी ने माना नहीं उस बात को कि ये हो ही नहीं सकता कि मतलब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की उठापटक चल रही है और ये किसानों के बारे में बात करने को। हालांकि शरद पवार की जो राजनीति है, जो किसानों के लिए वो करते आए हैं, उसको देख के इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे, लेकिन वो समय ऐसा था कि जब लोगों को लगा कि नहीं ये तो इसलिए वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पर सब कुछ इसी बात पर निर्भर करेगा कि परिणाम क्या आते हैं, और दूसरा इस पर निर्भर करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब जो आपने एकनाथ शिंदे का सवाल पूछा, इस बारे में कोई बात नहीं करता। उद्धव ठाकरे बारे में सब बोलते हैं कि क्या उद्धव ठाकरे वापस आ सकते हैं। अरे भाई, एकनाथ शिंदे उधर क्यों नहीं आ सकते? ये भी तो एक सवाल उठ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये वो मान के चल रहे थे कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, जैसा कि हुआ भी था जब सरकार बनी तब। लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से जो बीजेपी ने अपनी ओर संदेश भेजना शुरू किया
देवेंद्र फडणवीस को लेकर, क्योंकि बीजेपी का फीडबैक यह है कि देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता काफ़ी अधिक है, तो उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, खासतौर से अगर आपको विदर्भ में अपने पैर जमाने हैं। तो बीजेपी ने फडणवीस के बारे में ये संकेत देना शुरू कर दिया। तो ये तो स्पष्ट तौर पर अब बीजेपी बोल रही कि परिणाम आने के बाद तीनों बैठेंगे, बातचीत करेंगे। और फडणवीस ने यह भी कहा कि बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तो तब तय करता है जब बीजेपी का सीएम बनता है। तो इसलिए ये बड़े इंटरेस्टिंग बयान आ रहे हैं वहाँ से। तो इन सब को लेकर के ये मामला बन रहा है। तो ये एक पेच रहेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और दूसरा ये कि सरकार किसकी बन रही है। अगर वो मुख्यमंत्री बनने की सूरत उनको नहीं दिखेगी तो ये हो सकता है कि वो भी फिर अपने विकल्प तलाशें। जैसे कि उद्धव ठाकरे के बारे में ये कहा जा रहा है, वैसे शिंदे के बारे में भी ये बात हो सकती है। और अजित पवार के बारे में तो ये बात मान के लोग चल रहे हैं कि मान लीजिए ठीक है, आज चाचा भतीजे की लड़ाई हो रही है आमने सामने की, कल से अगर चाचा बोलें कि मैंने भतीजे को माफ़ कर दिया, वापस आ जाओ, तो चले जाएंगे, जैसे कि पहले भी हो चुका है। सुमित सर, जैसे उस समय जब टूट फूट चल रही थी महाराष्ट्र में, तब ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस से कमज़ोर कड़ी है, कांग्रेस सबसे पहले टूटेंगे, लेकिन कांग्रेस इंटैक्ट रही, बाकी पार्टियां दोनों टूट गई। वैसी तरीके से फिर से बात हो रही है कि भाई अजीत टूट सकते हैं, शिंदे की बात ही नहीं हो रही है। दूसरा, एक स्ट्राइक रेट की बात भी फडणवीस साहब कह रहे थे कि भाई जब जिसका जितना अच्छा प्रदर्शन होगा उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कोई कहीं भी जा सकता है। फिर मुस्लिम को लेकर भी काफ़ी बयान आया, और सबसे ज़्यादा मतलब जो कट्टर शब्द उपयोग किया जाए, अगर कट्टर हिंदुत्व की जो झलक दिख रही है वो फडणवीस साहब में ही दिख रही है, और बाकी तो दोनों लोग शांत है जो उनके सहयोगी हैं। और बीजेपी के अंदर भी कई उठाफटक है, कई नेता कह रहे हैं कि हम कटेंगे बटेंगे का समर्थन नहीं करते हैं, गठबंधन के साथी भी कह रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने मतलब गलत समझा है भाषण जो बयान दिया गया है। आपको बीजेपी की पॉलिटिक्स वहाँ कुछ अलग नज़र आती है पिछले हाल फिलहाल के चुनाव में जो आप देखते रहे, चाहे हरियाणा का चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, कुछ रणनीति बदली हुई नज़र आ रही है महाराष्ट्र में? जहाँ से आपने शुरू किया था इस कार्यक्रम को, वहीं पे लेके आना चाहता हूँ, फिर आपके ये सवालों का जवाब देना चाहूँगा। मेरे ख्याल से भारतीय लोकतंत्र की बीते 75-76 सालों की सबसे विभत्स तस्वीर महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीते 4-5 सालों में जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, 19 के बाद से लेके अब तक, पिछले विधानसभा चुनाव से लेके अब तक, हम देखिए कैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि चुनाव होगा, उसके बाद वोटों की गिनती के बाद सरकार कहाँ बनेगी, किसकी बनेगी। और ये खुद मुख्यमंत्री, जो आदमी मुख्यमंत्री रह चुका है, देवेंद्र फडणवीस जैसा बड़ा नेता, समझदार नेता, वो बोल रहा है कि उसके बाद तय होने वाला है। इससे गंदी और इससे ख़तरनाक तस्वीर किसी भी लोकतंत्र के लिए चिंता में डालने वाली कैसे हो सकती है। आप चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव पूर्व गठबंधन करके जा रहे हैं, ये दोनों के लिए है, अघाड़ी के लिए भी और युति के लिए भी। और आप अभी भी किसी को नहीं पता है, मतलब देवेंद्र फडणवीस जैसे व्यक्ति को नहीं पता, हम और आप तो बहुत दूर के खिलाड़ी हैं, हम तो बहुत दूर बैठ के देख रहे हैं, हमें क्या अंदर क्या चल रहा है हमको पता ही नहीं होगा। तो उस स्थिति में आप सोचिए कि विधानसभा की तस्वीर क्या होने वाली है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद देखा जाएगा कि कौन किस तरफ जाता है। यानी खरीद फरोख्त का काम होने वाला है, यानी दबाव का काम होने वाला है, जिसको इंग्लिश में हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं, जिसको आजकल चलता हुआ भाषा में आया राम गया राम की राजनीति भी कहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा थोड़ी है। हम एक गलत चीज़ पे बात कर रहे हैं, गलत चीज़ को बढ़ने दे रहे हैं, और हम सब जो अपने आप को राजनीति का छात्र कहते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो इस पर कैसे लगाम लगे, इस पर कैसे रोक लगे, ये काम कैसे डिस्करेज किया जाए, उस पर मंथन चिंतन देश में होना चाहिए कि कोई भी नेता को ये कहने की नौबत ना पड़े। ऐसे कानून, ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे प्रोसेसेस क्यों नहीं बन सकते हैं कि आप कहीं भी चुनाव लड़ेंगे और किसी के साथ हाथ नहीं मिला लेंगे। आप लड़ते विरोध में हैं, एक साथ जाते हैं। आपने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार किया लेकिन फिर एक साथ मिल गए। अब कल मैं संजय निरुपम साहब की फ़ोटो देख रहा था मोदी जी के साथ मंच पे, जहाँ भी उनका परिचय कराया गया। कितनी गालियाँ दी संजय निरुपम ने कांग्रेस के नेता के तौर पर मोदी जी को, मैं भूल नहीं सकता हूँ। और ये वही संजय निरुपम है जो बाला साहब ठाकरे के बिल्कुल खास हुआ करते थे, उनके उस वक्त के संजय राउत हुआ करते थे। ये जो आज संजय राउत उद्धव जी के लिए हैं, तो संजय निरुपम हुआ करते थे बाला साहब के लिए। वो कांग्रेस में आ जाते हैं, बिल्कुल मतलब 180, हाँ बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल 360 डिग्री का टर्न जिसको कहते हैं, यू टर्न, वो स्थिति। अब फिर वो भाजपा में चले गए, मतलब शिवसेना में चले गए जो भाजपा के साथ है। और जिन मोदी जी के साथ आपने जीवन भर अपने राजनीतिक करियर में गालियाँ दी, आप साथ बैठे हुए हैं। मिलिंद देवड़ा को देखिए, अशोक चव्हाण को देखिए,
कई नाम है महाराष्ट्र में, इससे मतलब इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही विभत्स और चिंतित करने वाली तस्वीर है कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है यार। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि आप जनता को, जिसने आपको वोट दिया, उसको आप बेवकूफ़ समझेंगे। आप वोट लेते हैं कि मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ, और वोट देने के बाद आप कांग्रेस में चले गए, या कांग्रेस के नाम पर वोट लेते हैं और आप चले गए आप शिवसेना में। ये नहीं चलेगा। इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर मनन होना चाहिए, इस पर विमर्श होना चाहिए। रोक कैसे लगेगी मुझे भी नहीं पता, पर ये तस्वीरें, इस तरह की बातचीत डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है। इसीलिए मैंने कल जब अजीत शुक्ला जी आए, मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप क्योंकि ज़मीन से लौट कर आए हैं, तो जनता के मन में क्या है, जनता कितना अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है कि आज मैं इनके साथ वोट देता हूँ, कल ये उनके, क्योंकि मैं उनके खिलाफ भी वोट दे रहा हूँ। हाँ, कंटाल कि वो आदमी बोर तो नहीं हो गया कि क्यों वोट देने जाएगा भाई। वो लड़के ने बोला उस दिन अपने शो में, जो जितेंद्र के साथ थे, आई थिंक 2 दिन पहले का शो है कार्निवाल, उसमें बच्चा, यंगस्टर बच्चा है कि मेरी क्या गारंटी है कि ये लोग मुझे नौकरी देंगे। आज ये नौकरी का वादा करके जा रहे हैं, कल ये उस तरफ शामिल हो जाएंगे जो नौकरी नहीं दे रहा है, जो कुछ और कहने की बात कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्यों वोट दूँ इनको। तो मुझे लगा कि जब युवा वोटर, जो आई थिंक फर्स्ट टाइम होगा या सेकंड टाइम वोटर होगा, वो जब इस तरह की बातें कर रहा है तो क्या क्या बीतती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आपने कहा ना कि बीजेपी ने स्ट्रैटेजी बदली है क्या, बीजेपी ने चुनाव में जो बटेंगे तो कटेंगे और ये सब चीज़ें हो रही हैं। देखिए, हम सब जानते हैं, हम लोग इस बात पे बात भी करते रहे, बीजेपी की राजनीति में मुसलमानों की जगह नहीं है और उनको वो वोट नहीं भी चाहिए। तो उनको तो बटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे सूट करता है। तो अगर योगी आदित्यनाथ को देवेंद्र फडणवीस साहब डिफेंड कर रहे हैं तो उसमें मुझे आश्चर्य नहीं होता है। पंकजा मुंडे नहीं कर रही हैं, अशोक चौहान नहीं कर रहे हैं, अजीत पवार नहीं कर रहे हैं। तो ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जिन जिन इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन इलाकों में मुस्लिम वोट बैंक ठीक ठाक है। उनको उस इलाके में अपने अपने प्रत्याशियों को, अपने अपने लोगों को जिताने के लिए उनको ये भाव नहीं दे सकते कि बटेंगे तो कटेंगे का वो समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए अजीत पवार ने विरोध किया, इसीलिए अशोक चौहान ने विरोध किया। अशोक चौहान की तो कांग्रेसी विचारधारा के आदमी रहे। उनकी आई थिंक बेटी या बहू चुनाव लड़ रही है, बेटी को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो चुनाव लड़ रही है। सिमिलरली अजीत पवार ने तो कितने मुस्लिम कैंडिडेट दिए, आई थिंक 7 या 8 दिए अपनी पार्टी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनको ज़रूरत है मुस्लिम वोट बैंक की, तो वो इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने दिया नहीं है। बीजेपी तो चाहते हैं कि सबके सब मुसलमान के वोट में लड़ाई हो जाए। नुमानी साहब, ओवैसी साहब, नवाब मलिक, अजीत पवार, कांग्रेस पार्टी, ये वहाँ पे उन आपस में बांट ले, हमारा फ़ायदा हो जाए। अबू आज़मी, ऐसे समाजवादी पार्टी, ऐसे तमाम लोग हैं। तो शरद पवार, इन्होंने भी दिए हैं तमाम। तो बीजेपी को, इसीलिए बीजेपी ने रणनीति में बदलाव नहीं किया है। जो बड़ा अंतर आया है हरियाणा से महाराष्ट्र के बीच में, सिर्फ एक लाइन बोल के ख़त्म करता हूँ, वो है संघ का इन्वॉल्वमेंट। मतलब लोकसभा से और अब के बीच में, और संघ के इन्वॉल्वमेंट से हरियाणा का परिणाम बदला। संघ इन्वॉल्व था, संघ ने रणनीति बनाई, और इस बार भी संघ पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। मैंने बहुत दिनों पहले इस शो में कहा था कि संघ के करीबी आदमी को मैं जानता हूँ, जो जब हरियाणा में चुनाव चल रहा था उस वक्त वो जाके दिल्ली छोड़ के महाराष्ट्र में एक बेस बना के बैठ गए थे। उन्होंने कहा था ऐसे और भी लोग अलग अलग जगहों पर बैठ गए हैं। तो 4 महीने पहले से बीजेपी ने तैयारी कर ली थी। इस चुनावों को बीजेपी और महायुति के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। उनकी तैयारी कहीं ज़्यादा दिखाई देती है बजाय अघाड़ी के। बाबा, इस पूरे चुनाव में आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र का चुनाव क्या कुछ पूरे देश को कोई संदेश देगा क्या? इतनी जो प्रेस्टिजियस लड़ाई है दोनों गठबंधनों की, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई देश में पूरा संदेश जाएगा कि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, एक वो प्रेस्टिजियस लड़ाई है। आप भी मानते हैं कि हरियाणा चुनाव के बाद एक मोमेंटम जो बीजेपी का बना है वो बना रहेगा, अदरवाइज टूट जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात तो तय है कि ये इस चुनाव के बाद ये तय हो जाएगा कि बटोगे तो कटोगे मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कटोगे तो बटोगे पर पूरे महायुति जो है ना पूरी तरह से बट गई है। हाँ। अखिलेश जी आज 7:30 बजे शो कर रहे हैं, ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। तो उसका हमने हेडलाइन वही दिया है, मतलब जो पंच लाइन है कि कटोगे तो बटोगे पर बटे हैं सब, कहने का मतलब महायुति है। अब दिक्कत है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। कल प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी रैली हुई महाराष्ट्र में, शिवाजी पार्क में, मुंबई में। वहाँ पे अजीत पवार नहीं थे, ठीक है। वहाँ पे फडणवीस साहब ने भाषण दिया, एकनाथ शिंदे साहब ने भाषण दिया, अठावले साहब ने उसके पहले भाषण दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, अजीत पवार नहीं थे। दूसरी बात, जो नवाब मलिक ने डे 1 में कह दिया था कि कोई भी सरकार बिना अजीत पवार के नहीं बनेगी, ये बात भी सत्य होने वाली है, समझ गए। चाहे उधर की बने चाहे इधर की बने। उसके बाद से बहुत जो है
गंगा में पानी बहुत बह चुका है वहाँ पे, समझ गए। अब क्या चाचा भतीजा एक होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अजीत पवार वापस आ सकते हैं इधर अघाड़ी में, ये भी संभावना हो सकती है। हम तमाम तरह के संभावनाओं पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का चुनाव आप जैसे होता है ना, टू क्लोज टू कॉल है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 6 दल हैं, अलग अलग हैं, बहुत सारे रेबल्स हैं और बहुत सारे पर्सनैलिटी इन्वॉल्व है, जो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है। अब जो व्यक्ति जो कि परसीव्ड है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहा है, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, वो तक कंफ्यूज है कि इस बात को कि भाई हमको नहीं मालूम कि चुनाव में क्या होगा। ये बहुत पेचीदा चुनाव है, इसका तो रिजल्ट के बाद ही तय कर पाएंगे। तो क्या कहने का मतलब है, कल अजीत पवार जो प्रधानमंत्री के रैली में नहीं थे, तो क्या बीजेपी के साथ एक मंच पर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के साथ मंच पर देखने पर क्या वो असहज महसूस करते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही उनके बारे में ढेर सारी टिप्पणी की थी, उनके भ्रष्टाचार को लेकर के, उनको जेल जाने को लेकर बहुत सारी बातें कही थी। उसके बाद बीजेपी ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। उसके बाद तमाम विरोध के बावजूद अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया, जिसका कि बीजेपी ने खुलेआम विरोध किया, कहा कि हम प्रचार नहीं करेंगे। उसके बाद भी वो उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं, पब्लिकली डिफेंड कर रहे हैं, हर मीडिया इंटरव्यू में डिफेंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार के बारे में भी उन्होंने बहुत सी चीज़ बेची। लेकिन जो बात नवाब मलिक ने कही थी कि पानी पर डंडा मारने से पानी नहीं बढ़ता है, ये मुझे लगता है ये बहुत गोल्डन लाइन वो उनके उससे निकल गया है। ये बहुत संकेत देता है, यदि आप संकेतों की भाषा राजनीति में समझे तो क्या होगा चुनाव के बाद ये प्रेडिक्ट करना, क्या हो रहा है अभी ये भी नहीं मालूम कि कौन किसको भीतर घात कर रहा है। लेकिन ये सबको मालूम है कि किसी को कुछ नहीं मालूम है। समझे। तो ये चुनाव कुछ ऐसा ही। अब बाकी टिप्पणी जो है पुनेंदु जी करेंगे। नहीं, महाराष्ट्र में जो है विचारधारा का अंत वाला जो बार बार बात होती है, वो महाराष्ट्र उसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि वहाँ सत्ता ही विचारधारा है और सत्ता प्राप्ति का जो मार्ग है वही सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई किसी के पाले में भी जा सकता है। और अब तो बहुत सारे नेता ये खुल के बोलने लगे हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता ही सर्वोपरि है, सत्ता जिधर हम उधर। और आप देखिए कि ये चुनाव, हम कल भी बात करें तो बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ कि क्या ये जनता का चुनाव है या ये प्रबंधन, नेता और पॉलिटिकल पार्टीज़ का चुनाव है। क्योंकि इतना पैसा लग रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में, करोड़ों करोड़ रुपए एक एक विधानसभा में, 5-5, 10-10 हज़ार एक एक वोट के लिए इतना पैसा लगाया जा रहा है। और मज़ेदार बात है कि सारे प्रत्याशियों के पास, खासकर जो बड़े बड़े दोनों गठबंधन, जो बड़े गठबंधन है, उनके सब के प्रत्याशियों के पास एक अच्छा पैसा है। और महाराष्ट्र में हम जानते हैं, इतिहास है कि बहुत पैसा लगता है, मनी पावर वाला स्टेट है, तो वो इलेक्शंस में भी वो दिखता है। और ये चुनाव जीतना महाराष्ट्र, हम जानते हैं कि भाई देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वहाँ पर है और बहुत सारे बिजनेस हाउसेस हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो महाराष्ट्र जीतना लोगों के लिए एक प्राइड जैसा है, ट्रॉफी जैसा है और बहुत सारी चीज़ें महाराष्ट्र से जुड़ी होती हैं। तो इसलिए सभी जो बड़ी पार्टियाँ वो चाहती हैं कि महाराष्ट्र किसी तरह हमारे खाते में। अगर एक तरफ यूपी हम देखते हैं कि 80 लोकसभा सीटें आती हैं, यूपी को हर कोई चाहता है यूपी से जीतना, तो 48 लोकसभा महाराष्ट्र से भी हैं और दूसरे तमाम वजहों से, बहुत सारे जो फाइनेंशियल रीजंस हैं उसकी वजह से भी महाराष्ट्र पे सब कोई कब्जा चाहता है। और चुनाव बड़ा अनोखा है। 23 के बाद हम सब ने कई बार बात की कि इस पे वो होगा, लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं। अब बीजेपी एक तो सबसे ज़्यादा सीटें लड़ रही है, 149 सीटें बीजेपी अपने सिंबल पे लड़ रही है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो बीजेपी सिर्फ 149 सीटों पे नहीं लड़ रही है, 14 बीजेपी के प्रत्याशी शिंदे की पार्टी से लड़ रहे हैं। अब आप जोड़ते जाइए, उसके 5 प्रत्याशी उसके जो है वो एनसीपी की पार्टी में, जो बीजेपी के नेता हैं, सिर्फ वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। वो क्या आप क्या बीजेपी से नाराज होकर नहीं गए हैं? अब शाइना एनसी कोई कह देगा वो बीजेपी से नाराज हैं, वो शिवसेना में चली गई, शिंदे गुट में? ऐसा नहीं है, वो सारे लोग बीजेपी के हैं। तो अगर महायुति की सीटें ठीक ठाक आती हैं तो सीएम का भी सवाल जो होगा, तो क्या जो शिंदे गुट में जो 14 इनके बीजेपी के कैंडिडेट हैं, अगर उनमें से एक ठीक ठाक हिस्सा जीत के आता है तो वो किसका समर्थन करेंगे? अगर एनसीपी अजीत पवार में जो 5 प्रत्याशी उसमें से मैं 5 में 3-4 जो भी जीतते हैं मान लीजिए, वो क्या आवाज़ उठाएंगे? तो बीजेपी ने बहुत स्मार्टली गेम प्लान किया है। और बहुत सारे ऐसे जो बीजेपी के तमाम नेता हैं जो गठबंधन धर्म की वजह से बीजेपी उनको टिकट नहीं दे पाई है, बहुत सारी निर्दलीय या दूसरी पार्टियों से जाके खड़े हो रहे हैं, वो भी एक फैक्टर है।
जहाँ पार्टियां पाला बदल सकती हैं तो प्रत्याशी भी तो पाला बदल सकते हैं, और बहुत सारा फैक्टर है। हमने पाला बदल पॉलिटिक्स पे जो महाराष्ट्र की बात की है, वो बीजेपी ने उसको बहुत स्मार्टली प्ले किया है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि देखिए, हमने पहले भी इस बारे में डिस्कशन किया है कि जो शिंदे गुट के तमाम नेता ऐसे थे जिनके ऊपर बहुत तरह तरह के आरोप थे, उसमें बहुत अखबारों में बहुत उनके आरोप के सहित वो चीज़ें हुई हैं। एक फैक्टर हमें वो भी, क्योंकि समझौता आप किससे करना चाहेंगे? जिसके पास देने की क्षमता ज़्यादा हो, जो बार्गेन जिसके साथ आप अच्छे से कर सकें। आज की तारीख में केंद्र में होने की वजह से बीजेपी के पास वो पावर ज़्यादा है। ईडी, सीबीआई, आईटी किसके पास है? वो बीजेपी के पास है। उस स्थिति में बीजेपी के पास एक अपर हैंड है। हाँ, सवाल यह है कि अगर महाविकास अघाड़ी को क्लियर मैंडेट मिलता है तब तो चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर मामला बहुत कांटे का 50-50 टाइप का आता है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। और मुझे लगता है कि अघाड़ी में अगर बाई चांस कांग्रेस या मान लीजिए शरद पवार गुट बहुत अच्छा कर जाता है, इनकी सीटें ज़्यादा आती हैं, उद्धव ठाकरे की कम आती हैं, तो जो देख के महसूस हो रहा है बीजेपी को ये सत्ता चाहिए महाराष्ट्र के, वरना वो अजीत पवार को मिलाना, शिंदे को तोड़ना इतना वो करती नहीं। इसका मतलब महाराष्ट्र की सत्ता को उसकी ज़रूरत है, वो चाहती है भाई महाराष्ट्र पे हमारा कब्जा रहे, वो लॉन्ग टर्म उसके तमाम बेनिफिट्स जो हैं उसको उस वजह से। तो वो उस केस में अगर वो शिंदे को सीएम बना सकती है तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे को भी ये ऑफर दे सकती है। और जैसा बात कर रहे थे अखिलेश सर की, उन्होंने बोला है कि भाई उद्धव ठाकरे के सवाल पे कि कुछ भी हो सकता है राजनीति पे, तो ये एक फैक्टर हमेशा रहेगा। फिर हो सकता है अभी देवेंद्र फडणवीस को फिर जो है वो सीएम इन वेटिंग पे इंतज़ार करना पड़े, वो पार्टी के मतलब बड़े फायदे के लिए अपना कुर्बानी करनी पड़े। तो इस एक नोट पे सर चर्चा खत्म करते हैं कि जो धनबल का जो प्रयोग है सर चुनाव में, कहने की लिमिट तो 60 से 70-80 लाख तक की अलग अलग विधानसभा के अलग राज्यों में, लेकिन कहीं 80 लाख तो खर्च नहीं होता, उससे ज़्यादा ही खर्चा होता है। तो सवाल है कि चुनाव आयोग को दिखता क्यों नहीं है, और जो इलेक्शन कमीशन को अपना रिपोर्ट देते हैं कैंडिडेट, वो किस तरीके से फर्जीवाड़ा करते हैं। कम से कम इलेक्शन कमीशन को वही पकड़ना चाहिए। हेलीकॉप्टर में जांच करते कुछ मिलता है नहीं खैर वहाँ पे, लेकिन जो फर्जीवाड़ा है एटलीस्ट वो तो पकड़े। ये तो मीडिया सर्कस हो गया अब हेलीकॉप्टर में हाँ, जांच कर। सही बात है, सबकी जांच करवाते हैं ताकि ये बात जो आप कह रहे हैं पैसे पकड़, चुनाव आयोग को दिखता क्यों नहीं है? चुनाव के दिनों में पैसा नहीं पहुंचता है, पैसा पहुंच जाता है। चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, तो चुनाव मई जून जुलाई में पहुंच गया था जिसके पास पहुंचना है। चुनाव आयोग आखिरी 45 दिनों में एक्टिव होता है, जब उसके पास अधिकार आ जाते हैं। आखिरी, हाँ, उसके पहले पैसा पहुंच चुका होता है, जहाँ जाना होता है वहाँ चला गया होता है। आखिरी दिनों में तो शराब की बोतलें पकड़ी गई, टुटपुंजे पैसे, मतलब आप मैं टुटपुंजे इसलिए बोल रहा हूँ कि 5-10 लाख रुपए, 5-10 करोड़ रुपए की कोई कीमत नहीं बची आज की रेट में। सारे जेन्युइन लोग होते हैं जो बाद में वापस शादी का टाइम है, आप सोना लेके जाइए, आपको पकड़ लेगा, फिर आप दिखाइए उखाइए, ये प्रोसीड्योर है। ये तो है। टिकट पाने के लिए आदमी 5-5, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए देता है टिकट पाने के लिए, टिकट पाने के लिए। अब वो कैसे देता है? वो कैश में देता है। एक पॉइंट मैं वो भूल गया था बोलना। एक जो देखिए महाराष्ट्र का जो हाल है ना, जो नहीं केजरीवाल जी जो कहते हैं ना, सब मिले हुए हैं जी, हैं, उनका एक पेट डायलॉग है, अक्सर वो ट्रोल भी होते हैं इस चीज़ को लेकर। आजकल वो खुद मिल गए हैं वैसे उन्हीं पार्टियों से जिनका विरोध करते थे। तो महाराष्ट्र का वही हाल है कि सब मिले हुए हैं, कोई किधर भी जाके बैठ सकता है। अब ऐसे में मुझे लगता है महाराष्ट्र में एक वैकल्पिक राजनीति के लिए एक स्पेस है, तैयार हो रहा है। अगर मनोज जरांगे पाटिल या दूसरे लोग अगर उसमें अभी अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो ये अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि जनता इस बात से नाराज तो होगी यार कि ये तमाशा है क्या। तो अच्छा, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान है इसी सर? पर एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ कि मनोज जरांगे पाटिल अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, पर हमने इतिहास में देखा ना, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल पहले, 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल को देखा ना, कितनी उम्मीदों के साथ आए थे, क्या उस उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं? मैं ये सवाल खुला छोड़ता हूँ। हार्दिक पटेल गुजरात में कितनी उम्मीदों के साथ आए, कितना बड़ा कैंपेन खड़ा किया, 22, 23, 24 साल के लड़के ने, कहाँ चले गए आज की डेट में? तो मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव भीड़ मैनेज करना, लोगों को कैंपेन इमोटिव इशू पे लेकर आना और चुनाव जीतना, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। और अभी बहुत सारे लोगों की परीक्षा होनी है, प्रशांत किशोर, ये भी उनको भी देखेंगे कि भाई क्या करते हैं। बिहार में का इलेक्शन, अब इसके बाद अगला इलेक्शन बिहार ही है। आप दिल्ली, उसके बाद बिहार है। दिल्ली भूल जाते हैं, हालांकि रहते हैं यहीं है, लेकिन बिहार ही रहता है। तो आज की चर्चा, दिल्ली, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन भी होने वाला है। तो आज की चर्चा वन शीट वन पेपर तो करा दीजिए पहले।
तो आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।